So definite integration is a process of summation, because indefinite integration we have defined as a process which is anti of डिफरेंशिएशन. तो एंटी डेरिवेटिव करके, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन करके उसको हमने डिफाइन किया. तो डेफिनेट इंटीग्रल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इट इज प्रोसेस ऑफ समेशन, प्रोसेस ऑफ सम ऑफ n number of elements, n number of elements such that as n approaches to infinitely large, each of these elements reduce to या tend to 0. मतलब कुछ ऐसा है कि f ऑफ n डेल्टा ऑफ n टाइप का सिचुएशन है, n समेशन है, और लिमिटिंग कंडीशन में बात होगी कि एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस क्वांटिटी टेंड्स टू 0. तो इसका जो सम है इसी को हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो ये f ऑफ x dx में कन्वर्ट होता है अंडर सर्टेन लिमिट. तो इस तरह की कुछ सिचुएशन होगी, बट इसका डिटेल एग्जैक्टली हम लोग जब अराउंड 14-15 प्रॉपर्टी करेंगे तो अलग से एक प्रॉपर्टी में इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल और अब इनिशियो मेथड को डिस्क्राइब करेंगे. तो अभी हम लोग उस बात पर नहीं जा रहे हैं. इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम एरिया, वॉल्यूम और डिफरेंट तरह की चीजों को जो वेरिएबल कोई वेरिएबल पर डिपेंड करती हैं और इसी कंटेक्स्ट को फॉलो करती हैं, उनको हम लोग सम करते हैं. तो the very first thing we are going to take up to understand this concept is area as an anti-derivative, जहां से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ. ठीक है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट थ्योरम या फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एरिया एज एन एंटी डेरिवेटिव. तो हेडिंग होगी एरिया एज एन एंटी डेरिवेटिव. तो एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, उसको आप लिख के और कोशिश करो कि इसको समझने की या जस्टिफाई करने की. इफ fx is a continuous function, if fx is a continuous function such that its value is positive for all x belongs to a closed interval ab, given fx a continuous function such that fx is greater than 0 for all x belongs to closed interval ab, then the area enclosed by this function fx and axis of x between two ordinates x equal to a and x equal to b, rather x equal to a and x equal to t, is an antiderivative of ft, is an antiderivative of ft in ab. क्या मतलब हुआ इसका समझो, इसका मीनिंग पहले समझो. इसका मतलब हुआ कि अगर मैं एक, इस डायग्राम पर समझो कि अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं fx, मान लो ये फंक्शन fx, y को fx फंक्शन है, उसका ग्राफ है. और a से b एक इंटरवल कंसीडर करता हूं जिस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. सपोज करो ये a है और यहां कहीं b है और ये फंक्शन इस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है और पॉजिटिव वैल्यूड है. मतलब फंक्शन की वैल्यूज, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं. द ग्राफ ऑफ फंक्शन लाइज अबव एक्स एक्सिस.
अब एरिया x इक्वल टू ए, ये लाइन है तो ये लाइन तो आप देख ही रहे हो, ये है x इक्वल टू ए और ये लाइन है x इक्वल टू बी। यहां पर कोई एक इंस्टेंट है, कोई पॉइंट है यहां सपोज करो, और ये पॉइंट है x इक्वल टू से t, and we are talking of area of this function between x equal to a and x equal to t। ये एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लेट मी जस्ट मार्क दिस एरिया। ये एरिया ये एरिया t पर डिपेंड, a तो फिक्स है और b भी फिक्स है, t जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो चेंज हो रही है, पैरामीटर है। मान लो किसी इंस्टेंट पर t की वैल्यू है, x की वैल्यू t है, और फिर अगले इंस्टेंट पे x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, t के बजाय t प्लस डेल्टा t हो जाएगी। ऐसा हो सकता है t प्लस डेल्टा t हो गई ऐसे, तो t में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया। कितना इंक्रीमेंट हो गया? t प्लस h हो गया, t प्लस डेल्टा t या t प्लस h कुछ भी बोल दो, तो t प्लस h कर दिया इसको, मतलब ये विड्थ कितना हो जाएगा जी? तो ये जो इंक्रीमेंट है इसको हम डेल्टा t बोल रहे हैं। ये तो अब आप ये समझ सकते हो कि ये जो एरिया है, जो ग्रीन कलर से शेडेड एरिया, एक मान लो कि एरिया कर्टन है, एक कर्टन है इस फंक्शन के ऊपर में हैंग कर रहा है, और वो कर्टन का एक एंड ये फिक्स्ड एंड है, a इज फिक्स्ड एंड t इज वेरिएबल, ये वेरिएबल एंड है, तो ये कर्टन ड्रैग हो रहा है इधर की तरफ, ऐसे ऐसे ड्रैग हो रहा है। तो ये हाइट कितनी है, ये कितना हाइट है, ये ऑर्डिनेट क्या है ये t पर, ft, और ये जो टोटल एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोल रहे हैं AT, एरिया ऑफ द मूविंग कर्टन, AT। अब AT एक वेरिएबल क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग एरिया एज अ फंक्शन ऑफ t बोल रहे हैं। t चेंज होगा, एरिया चेंज होगी। अगर t से t प्लस h हो गया तो टोटल एरिया जो हो जाएगी वो AT प्लस h हो जाएगी। तो अगर हमें टोटल एरिया लेंगे यहां तक आकर के, तो AT प्लस h हो जाएगी। और सिर्फ ये वाली एरिया क्या है? Only this area, if I am talking about, how do you call this one? This area is called delta AT, delta AT, change in area। और ये बेसिकली क्या होगा? तो इट विल बी इक्वल टू AT प्लस H माइनस AT। तो AT इज एरिया ऑफ द मूविंग कर्टन, area of the moving curtain at instant t। एरिया फंक्शन भी बोल सकते हैं उसका ना, एरिया फंक्शन है। और DA जो है, DA ये है डिफरेंशियल एरिया, डिफरेंशियल एरिया, और वो क्या है? ये इसको बोल रहे हैं हम लोग AT प्लस H माइनस AT, जिसको डेल्टा AT भी बोल रहे हैं, डेल्टा AT भी बोल दिया आपने। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है अगर एरिया फंक्शन चेंज हो रहा है तो एरिया फंक्शन का कुछ रेट ऑफ चेंज होगा, वो रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं डेल्टा A डैश t। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दैट A डैश t इज इक्वल टू A डैश t इज इक्वल टू ft। क्योंकि जब हम यही प्रूफ करेंगे तभी प्रूफ होगा कि इंटीग्रल ऑफ ft, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ft विल बी AT। क्योंकि अगर ft का एंटी डेरिवेटिव AT है, ft का एंटी डेरिवेटिव AT है, तो AT का डिफरेंशियल या डेरिवेटिव ft होना चाहिए। तो ये हमारे लिए टास्क टू बी प्रूव्ड है।
ये टास्क को हमें प्रूव करना है। अब आपको समझ में आ गया कि क्या प्रूव करना है, मैंने आपको ये समझा दिया कि क्या प्रूव करना है और क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो आप वो चीज तो चलो इसको ट्राई करो, कैसे करेंगे आप बताओ। हाउ डू यू प्रूव दैट ए डैश टी इज इक्वल टू एफ टी? क्विक, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। डेरिवेटिव ऑफ ए टी इज इक्वल टू एफ टी, ये बात को कैसे स्टैब्लिश करोगे आप? देखो, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं सिंपली बोलूंगा कि ये जो एरिया फंक्शन है ना, इसी को थोड़ा इलेबोरेट करके देखो। जस्ट लुक एट दिस एरिया फंक्शन, या ये डिफरेंशियल एरिया को देखो। ये इस चीज को अगर मैं जूम करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और फंक्शन कंटिन्यूस है, इस बात का ध्यान रखना कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन मान लो, और मान लो हमारा ये जूम करने के बाद में ऐसा फंक्शन दिख रहा है ऐसा, और ये हमारी एरिया जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल एरिया, ठीक है। ये टी है, ये टी प्लस एच है। अब हम बोल रहे हैं कि मान लो एक सिचुएशन है सी बिटवीन टी एंड टी प्लस एच, सच दैट एफ सी, ये वैल्यू हो गई एफ सी, और एफ सी, और ये विड्थ कितनी है भाई? ये विड्थ तो एच है ना, टी प्लस एच माइनस टी, तो ये विड्थ क्या है? विड्थ एच है। तो एफ सी इंटू एच एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ऐसा। तो ये जो एरिया है, ये इस एरिया पर अपना फोकस रखो। ये एरिया, जो एरिया हमें रिक्वायर्ड है, जो शेडेड एरिया है, ये लाइन करके जो शेड किया मैंने, वो शेडेड एरिया से इतनी एरिया कम है, दिस मच इज लेस एंड दिस मच इज मोर। मतलब हमने शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया में से इतना एरिया छोड़ दिया, ये लेफ्ट आउट एरिया है, और ये एरिया जो है वो एक्स्ट्रा एरिया हमने ले लिया उसी के अगेंस्ट में। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक फंक्शन, एक थ्योरम आपने पढ़ा था, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो लिख दो बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है तो ऐसे समझो आप कि एफ टी इंटू एच ये एरिया होगी, एफ टी इंटू एच, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूं, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया। तो एफ ऑफ टी इंटू एच, ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया से ज्यादा है। एक्चुअल एरिया जो है डेल्टा डी ए से ज्यादा है। बट एफ ऑफ टी प्लस एच इंटू एच, एज पर द डायग्राम देखो, एफ ऑफ टी प्लस एच इंटू एच वो क्या है? तो एफ ऑफ टी प्लस एच ये हाइट है ये, और एच ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया से कम है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया डी ए है, डिफरेंशियल एरिया, ये
एफ टी इंटू एच से बड़ी है और एफ ऑफ टी प्लस एच इंटू एच Am I audible now? Better just confirm. Am I audible now? Okay, I'm sorry for the disturbance. Actually, it got disconnected for a moment. हाँ, तो एक बार फिर से वापस आ जाओ। मैंने बोला कि ये जो एक्चुअल एरिया है वो ये है DA, और ये एक्चुअल एरिया DA जो है ये बड़े वाले रेक्टेंगल की एरिया जो आउटर रेक्टेंगल है इस एरिया से लेस है, और जो छोटा वाला रेक्टेंगल है ये वाला, ये वाली एरिया से ज्यादा है, इस एरिया से ज्यादा है। और ये जैसे जैसे टी की वैल्यू आगे ले जाओगे तो ये कंटिन्यूअसली ये हो रहा है। जैसे मान लो टी को अगर हम चेंज करके यहाँ लाते हैं तो ऐसा कुछ एरिया लेफ्ट आउट होगी, कुछ एडिशनल एरिया कवर होगी, है ना। ये एडिशनल एरिया जो है एक्स्ट्रा एरिया कम होती जाएगी और ये लेफ्ट आउट एरिया बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा सी जहां पर ये दोनों एक्सक्लूडेड एरिया और इंक्लूडेड एरिया ये दोनों इक्वल हो जाएगी और इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो हम बोलेंगे सीधे बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन देयर एग्जिस्ट a C belonging to T plus H to T to T plus H such that f of C into H, f of C into H is equal to AT plus H minus AT, AT plus H minus AT। एक्चुअली देखो जो हमें प्रूव करना था ना वहीं से आइडिया मिला। कैसा? हमें प्रूव ये करना था, और ए डैश टी क्या होता है? ये डैश टी होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एरिया फंक्शन एट t प्लस एच माइनस एरिया फंक्शन एट t डिवाइडेड बाय h, और ये हमें प्रूव करना इट इज इक्वल एफ टी, ये प्रूव करना था। ए टी प्लस एच माइनस ए टी का लिमिटिंग वैल्यू चाहिए था, तो हमने यहाँ लिख दिया। दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज ए टी प्लस एच minus AT upon H is equal to f of C plus H into H by H. Sorry, f of C plus H नहीं, f of C है simply। और आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। देखो अब लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड विल रिड्यूस टू a डैश t d dt of at, और राइट हैंड साइड में क्या होगा? h और h टेंडिंग टू 0 बट h इज नॉट इक्वल टू 0, तो h कैंसिल हो जाएगा। f ऑफ c, अब देखो क्या होगा, c जो है t प्लस एच और t के बीच में लाई कर रहा है, और अगर h 0 को अप्रोच करेगा तो व्हाट विल हैपन? एज h टेंड्स टू 0 व्हाट विल हैपन? t प्लस एच अप्रोचेस टू t एंड देयरफॉर c आल्सो अप्रोचेस टू t। तो अगर h 0 को जाएगा तो t प्लस एच जो है वो t को अप्रोच करेगा, एंड देयरफॉर c सैंडविच हो जाएगा। c सिंस c बिलोंग्स टू t से लेके t प्लस एच में कहीं है c, अगर t प्लस एच t को अप्रोच करेगा तो c t हो जाएगा। ये प्रूव हो गया आपका रिजल्ट। तो सबसे पहली बात हमने टेक्निकली मैथमेटिकली प्रूव किया कि किसी भी कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव वैल्यूज फंक्शन के लिए, किसी भी कॉन्टिन्यूस एंड पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन के लिए एरिया एनक्लोज बाय द फंक्शन and x-axis between x equal to some fixed number a to x equal to some variable parametric number t, this area is nothing but antiderivative or integral of ft, integral of ft। अब ये प्रूव हो जाने के बाद हम आते हैं कि अब वो एरिया को इवेल्युएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इवेल्युएशन पर आ जाते हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। शुड आई चेंज द स्लाइड एंड लेट्स गो टू द actual other things which is to be defined। वैसे ये बात जो है जब ab initio मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रॉपर्टी करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी।
तो ये सब बात को पहले अभी मैं स्किप कर रहा हूं। अब आप यहां लिख दो पहला पॉइंट, ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया, टी एच टेंडिंग टू 0 लिया तो ए टी प्लस एच माइनस ए टी बाई एच इज एफ सी, एंड टी एच टेंडिंग टू 0 देन सी अप्रोचेस टू टी। अब लिखेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ एरिया फंक्शन, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल। तो बेसिकली जो डेफिनेट इंटीग्रल आया, हमने जो प्रूफ किया उसका, उसमें अल्टीमेटली रिजल्टिंग बात क्या हुई? रिजल्टिंग बात हुई कि हम बोल रहे हैं कि ए डैश टी इज एफ टी। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि डी डी टी ऑफ ए टी इज इक्वल टू एफ टी। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि ए टी इज इक्वल टू, या डिफरेंशियल ऑफ ए टी इज इक्वल टू एफ टी डी टी, है ना? इसका मतलब बोल रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी। तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो एरिया है, अभी एक एक्चुअल एरिया क्या आएगी, तो डिफरेंशियल ऑफ ए टी मतलब ए टी होगा। तो ए टी तो एक फंक्शन है, और वो जब टी की वैल्यू ए है, जब टी की वैल्यू ए है तो ए टी 0 है। उस मूविंग कर्टन पे जाओ, टी को ए करोगे तो ए टी 0 हो जाएगा, तो लोअर एरिया 0 होगी। और जब टी की वैल्यू बी हो जाएगी, टी की वैल्यू ए से टी की वैल्यू बी हो जाएगी, तो ए टी जो है वो टोटल एरिया ए हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ए एरिया इज इक्वल टू डी ए टी 0 टू ए, या डी ए टी बोलो या डी ए बोलो, एक ही बात है। दैट इज वी actually conclude that area enclosed is equal to integral 0 to a dA, which is nothing but integral of ft dt and t varies a to b। ये हमारा कंक्लूजन है। लेकिन ये बात तभी होल्ड करेगी जब दो बातें कंपल्सरीली ट्रू हों। प्रोवाइडेड, यहां लिख दो प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड पहला fx is positive and continuous, fx is greater than 0 and fx is continuous function। क्योंकि जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपने यूज किया वो वैलिड ही तभी होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और पॉजिटिव वैल्यूड है तो ये डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है बट पॉजिटिव ना हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। तो अगला हेडिंग देखें, साइन कन्वेंशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। साइन कन्वेंशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। यहां तक बात सबको समझ में आ गई है क्या बोल रहा हूं मैं? देखो ये जो मैंने बोला ये तो डायरेक्टली एक लाइन में सीधे सीधे बोल करके और आगे हम बढ़ सकते हैं। एरिया का कॉन्सेप्ट, एरिया जो टॉपिक में यही से बिगन होता है, बट मैंने उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करी सो दैट आप उसको समझ जाओ सिंपलेस्ट फॉर्म में। हालांकि ये रियल एनालिसिस का पार्ट है, बहुत रिग्रेस प्रूफ होता है इसका, बट उसको मैथमेटिकली हमने जो है उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करने की कोशिश करी कि आप समझ भी जाओ और बहुत ज्यादा रिग्रेस मैथमेटिकल एनालिसिस में आपको ना जाना पड़े। नाउ ये जो फंक्शन है यही देखो ए टी फंक्शन है, राइट? अब ये इसलिए बोल रहे हैं कि एफ टी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अगर एफ टी कहीं नेगेटिव हो गया तो कुछ एरिया पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि एरिया होता है लेंथ और विड्थ, है ना? तो ये हो गया, ये तो पॉजिटिव है, बट हाइट अगर नेगेटिव हो गई तो एरिया, कुछ एरिया नेगेटिव हो जाएगी, तो उस केस में एरिया होने मिलने के बजाय आपको एरिया का अलजेब्राइक समेशन मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का एक रिजल्टिंग डिफरेंस मिलेगा। तो उसको हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि हाउ डज द डेफिनेट इंटीग्रल टेक्स इट्स साइन। तो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस करके लिखेंगे, उसी में सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या है डेफिनेट इंटीग्रल का? तो डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस है
इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब मैं यहां एफ एक्स पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स represents algebraic summation of area enclosed by the function fx and x-axis from the ordinate x equal to a to x equal to b. I repeat, it is algebraic summation of area. मतलब आपको जहां कहीं भी डेफिनेट इंटीग्रल की बात होगी तो आप कुछ इस तरह से उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे होगा, आप तुरंत सोचेंगे कि एक फंक्शन है। अब वो फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है, मान लो ऐसा है, तो उस फंक्शन में एक वेरिएबल डिस्टेंस x एक इनपुट है, तो मान लो यहां से x है। अब इस x इनपुट पर एक fx आउटपुट होगा फंक्शन का, और x वेरिएबल है, x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देंगे dx का, तो एरिया में भी ये हमारा मान लो यहां कहीं a होगा, और ये हमारा, हाँ जी, तो अब हम बोल रहे हैं क्या, ये x इनिशियल है और ये x फाइनल है, क्योंकि b इनिशियल लोअर लिमिट जो है a है, अपर लिमिट b है, b a से बड़ी है मान के चल रहे हैं, तो b a से बड़ी है, तो a से b अगर जा रहे हैं तो लेफ्ट वाला इनिशियल होगा, राइट वाला फाइनल होगा। यही डेल्टा x जिसको हम dx बोल रहे हैं, इट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो dx का साइन क्या आएगा, तो dx विल बी पॉजिटिव। कब? जब x फाइनल x इनिशियल से बड़ा हो। कब होगा? जब b a से बड़ा हो। बट अगर b a से छोटा है तो dx नेगेटिव होगा। मतलब अगर ये, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट बड़ी है लोअर लिमिट से तो dx पॉजिटिव होगा, अपर लिमिट छोटी है लोअर लिमिट से तो dx नेगेटिव होगा। दिस इज वन थिंग। एंड dA जिसको बोल रहे हो, dA ये एरिया, ये dA विल बी डिफाइंड बाय एज अ प्रोडक्ट ऑफ dx एंड fx। ये fx है, तो fx पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, dx पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो बिकॉज वी क्लेम दैट dA इज इक्वल टू, लिखते जाओ, dA इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू dx, इजंट इट? भाई ये हाइट है, इसको हम रेक्टेंगल जैसा ट्रीट कर रहे हैं, और ये विड्थ है, तभी नहीं ये dA आएगा ऐसा। तो dA fx और dx का प्रोडक्ट है, और dx जो है वो बेसिकली ये है f ऑफ x इंटू dx का मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल, वेयर x फाइनल अप्रोचेस टू x इनिशियल। अब अप्रोच कर रही है वो अलग बात है, लेकिन इक्वल तो नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो राइट साइड से x फाइनल x इनिशियल को अप्रोच कर रहा है या लेफ्ट से, इस पे डिपेंड करेगा। तो एफ एक्स डी एक्स, तो साइन ऑफ डी एक्स क्लियर हो गया। ये मैंने बताया, ये किसका साइन था, ये साइन ऑफ डी एक्स है, साइन कन्वेंशन ऑफ डी एक्स है। और dx का साइन मतलब इसका साइन अगर समझ में आ गया, fx का साइन तो पता ही, तो यहाँ से dx का साइन समझ में आ गया, dA का साइन समझ में आ गया। तो dA का साइन क्या आया आप बताओ मुझे। तो dA का साइन आया पॉजिटिव। dA का साइन पॉजिटिव कब आएगा बताओ। तो dA पॉजिटिव तब होगा जब fx और dx का साइन सेम हो। तो fx एंड dx हैव सेम साइन। मतलब अगर fx पॉजिटिव हो एंड dx भी पॉजिटिव हो, मतलब है कि a b से छोटा हो। या अगर fx नेगेटिव हो तो dx भी नेगेटिव हो, मतलब a b से बड़ा है। ये दो कंडीशंस में dx पॉजिटिव आएगा, dA पॉजिटिव आएगा। और dA नेगेटिव कब आएगा ये भी बता दो। डिफरेंशियल एरिया नेगेटिव कब आएगी ये बताओ। dA फंक्शन नेगेटिव कब आएगा, तो जब fx और dx का साइन अपोजिट हो।
पॉजिटिव में तो दोनों प्लस या दोनों माइनस था। अब यहाँ ये प्लस ये माइनस हो, ये माइनस ये प्लस हो, तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स पॉजिटिव हो और ए बी से बड़ा हो। तो डी एक्स, एफ एक्स पॉजिटिव डी एक्स नेगेटिव, या एफ एक्स नेगेटिव हो और डी एक्स पॉजिटिव हो, मतलब ए बी से छोटा हो। तो ये आ गया कि डीए जो है वो एक अलजेब्राइक क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी। डीए पॉजिटिव भी हो सकता है, डीए नेगेटिव भी हो सकता है, और इसी डीए का सम है इंटीग्रल। तो अब यहां लिख दो, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंड दैट एंड बीइंग, ऐसे लिख दो, देयरफॉर बीइंग सम ऑफ दीज डीएज, सम ऑफ डीएज, द इंटीग्रल a to b fx dx, which is actually summation dA 0 to a, is an algebraic summation, algebraic sum. So represents resulting sum of algebraic areas, resulting sum of area elements, algebraic area elements. And so in order to get the actual area, तो लिख दो, therefore, thus in order to get the actual area enclosed, क्या करेंगे हम करेंगे एरिया ए इज इक्वल टू, मतलब हम अगर ये एरिया जानना चाह रहे हैं, अब मान लो इसमें बीच में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रही तो ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन ने अपना साइन चेंज कर लिया तब ये एरिया तो नहीं मिलेगी इंटीग्रल से। तो हम क्या करेंगे, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स करेंगे। कब, जब ए बी से, जब ए बी से लेस हो, क्योंकि मॉड एफ एक्स क्या था, ये तो पॉजिटिव हो गया और डीएक्स भी पॉजिटिव हो गया अगर ए बी से छोटा है तो, ठीक है। या इसी को नेगेटिव ऑफ मॉड एफ एक्स डीएक्स लिखेंगे। वो कब लिखेंगे, जब ए बी से बड़ा, क्योंकि तब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पूरा समेशन डी ए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का सम हो जाएगा तो नेगेटिव, और बाहर माइनस कर दिया सो दैट पॉजिटिव। और ये दोनों बातों को अवॉइड करने के लिए हमें केस वाइज लिखना पड़ेगा कि ए बी से बड़ा है तो ये लिखो, ए बी से छोटा है तो ये लिखो। तो हम क्या करते हैं, हम इस झंझट को ही खत्म कर देते हैं और हम सीधे बोलते हैं कि दैट इज, इसको ऐसा लिखो, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स का मॉड। तो अगर आपने मॉड एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया ए से बी और जो रिजल्ट आया उसका मॉड ले लिया, तो आपको हमेशा एक्चुअल एरिया एनक्लोज मिलेगी। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, उसका एरिया के साथ क्या कनेक्शन है, फिर एक्चुअल एरिया इनक्लोज फाइंड करने के लिए हम कैसे डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे, ये सिंपल सा पर्पस था इस पूरे डिस्कशन का, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं इक्वेशन फाइंड the area enclosed by following and x-axis। पहला पार्ट, fx is equal to x square between x equal to 0 to 2, fx is equal to sin x between 0 to पाई, 2 पाई ले लो, fx is equal to x cube between 0 to 1,
या -1 to 1 ले लो, -1 to 1 ले लो। ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे, तो जो कुछ हमने सीखा उसका मतलब क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बोला, फर्स्ट पार्ट में हमने बोला कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, हम सभी जानते हैं पैराबोला है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और जो एरिया पूछी जा रही वो भी समझ में आ रही है, ऐसा ग्राफ है, और 0 से 2 एरिया निकालने की बात हो रही है, मतलब ये एरिया कैलकुलेट करने की बात हो रही है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक ऐसा एरिया एलिमेंट लेंगे, कितना डिस्टेंस पर लेंगे, तो ये x है, ये dx विड्थ है, तो ये एरिया को dA बोल रहे हैं, इसी एरिया को हम dA बोल रहे हैं। तो एरिया हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया, टोटल एरिया A, मतलब ये टोटल एरिया को अगर हम A बोल रहे हैं, ये एरिया, if this area is being talked about as A, तो A is nothing but 0 to A dA, है कि नहीं, इंटीग्रल dA 0 to A। अब यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पता है कि इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू fb माइनस fa, ठीक है, वेयर कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA, वेयर कैपिटल fx is antiderivative of small fx। स्मॉल fx, ये न्यूटन लीबनिज़ फार्मूला, ये पता है आपको, ठीक है। तो 0 to A dA हो गया, और dA हमने क्या लिखा था, dA था ये इसका और इसका प्रोडक्ट, राइट, fx और dx का प्रोडक्ट, ये तो हमने लिखा इंटीग्रल fx dx, और बिकॉज ये पॉजिटिव है तो हमें करने का एक्चुअली लिखना चाहिए मॉड fx dx, है ना, और 0 to 2। अब यहाँ पर आ गया, बिकॉज एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो मॉड भी लगाने की होता है, सिंपली एक्स स्क्वायर dx आ गया 0 to 2, और फिर आ गया तुम्हारा x³ और 0 से 2 इसको इवेल्युएट करो, तो अपर लिमिट पर वैल्यू लोगे तो 8/3 माइनस 0, तो आंसर आया 8/3 स्क्वायर यूनिट। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाए, सेकेंड क्वेश्चन पे, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो एरिया निकालनी है, लेकिन किसकी निकालनी है, साइन एक्स और किस फंक्शन की, एक्स एक्सिस की, कहां से कहां के बीच में, तो बोल रहे हैं 0 से 2 पाई, दिस इज समथिंग विच इज लिटिल डिफरेंट देन द प्रीवियस केस, क्योंकि ये 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है और पाई से 2 पाई में साइन नेगेटिव हो जाता है। तो उस केस में यहां पर जब हम एरिया fx और dx की बात करेंगे, ये x और ये dx है, तो ये dA है, बट यही x जो है वो जब वेरी करते हुए थोड़ा चेंज होके यहां आ जाएगा, यहां पर अगर ये x हो गया बेटा तो fx तो नेगेटिव हो गया, dx तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं, तो dx हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये dA पॉजिटिव है बट ये dA नेगेटिव है, तो सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स पॉजिटिव नहीं होंगे, कुछ डिफरेंशियल एलिमेंट पॉजिटिव रहेंगे, 0 से लेके पाई तक डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे, बट पाई से लेके 2 पाई तक डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट नेगेटिव होंगे। इसलिए सीधे अगर इंटीग्रल ले लोगे ना, सीधे इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रल साइन एक्स dx की वैल्यू क्या आएगी, तो आप करके देखो, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स को इवेल्युएट करो आप 0 से 2 पाई, तो आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई पर -1 होगा, माइनस 0 पर -1 होगा, तो आ जाएगा -1 +1, तो आंसर आ जाएगा 0। आना भी चाहिए क्योंकि ये एरिया पॉजिटिव है और ये पूरी एरिया, एरिया नहीं, एरिया तो थ्रू आउट पॉजिटिव है, बट डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो है यहां से लेके यहां तक साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव है उसका, और ये वाला लूप का जो डेफिनेट इंटीग्रल आपने किया वो नेगेटिव है और एग्जैक्ट सेम अमाउंट में है, इसलिए कैंसिल हो गए। तो ऐसे केस के लिए बताया गया कि करना क्या चाहिए,
तो डेफिनेट इंटीग्रल तो सही है, जो निकाला आपने डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 आई, ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ a1 है, तो ये वाला जो आएगा ये माइनस a1 आएगा, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे केस के लिए क्या सजेस्ट किया वहां पर मैंने सजेस्ट किया कि आप मॉड लेके वर्कआउट करो। कैसे, देखो, अब मॉड लेके वर्कआउट करने का मतलब है हमें ऐसे करने के बजाय अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें ऐसे प्रोसेस करना पड़ेगा टू गेट द एरिया। तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स ही करेंगे, बट साइन एक्स के बजाय मॉड साइन एक्स डी एक्स करेंगे 0 से 2 पाई। अब इसके बाद में हम इसका दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं बिकॉज साइन एक्स सिमेट्रिक होता है तो 0 से पाई जो आएगा सेम वैल्यू न्यूमेरिकली इधर आएगी, तो इसको हम एक तरीके से सिमेट्री का इस्तेमाल करके 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बोल सकते हैं। तो आंसर तो आ ही जाएगा। ऐसे करेंगे तो 0 टू पाई साइन एक्स का तो वही आएगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव होता है 0 से पाई में, तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स और 0 टू पाई का डबल। अब कॉस पाई माइनस ऑफ -1 +1 होगा। टू टाइम्स 0 टू पाई करके इसके बाद भी इसको फर्दर थोड़ा और इवेलुएट करेंगे ऐसे। फिर बोलेंगे कि यहां जो हाफ है ये एरिया, ये वाली, ये इसके रेस्ट हाफ की एरिया के इक्वल है, तो इसी को लिख सकते हैं 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और फिर ये साइन एक्स डी एक्स कर देंगे, और फिर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रल आप जानते ही हो माइनस कॉस एक्स होता है 0 से पाई बाई 2, उसको इवेलुएट कर लो। वैल्यू जो आएगी फाइनली वो 4 टाइम्स 0 माइनस -1, तो आ जाएगा 4 यूनिट। या दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि इसको हम ऐसे बोलेंगे कि इंटीग्रल 0 टू पाई का डबल, या ये भी ना करो, ऐसे लिखो इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है, प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई पाई से 2 पाई माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इवेलुएट कर लोगे तो आंसर सही आएगा। तो बात वही है कि मॉड लगा के इवेलुएट करना पड़ेगा, नहीं तो एरिया अलग आएगी और डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू अलग आएगी। इसी तरह से आप तीसरा पार्ट भी कर जाएंगे। तो ये तो हुआ कि कैसे थर्ड पार्ट को इवेलुएट करके बता दो फटाफट जल्दी से। थर्ड का आंसर क्या है? एरिया निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नहीं बतानी है, एरिया। तो थर्ड पार्ट में एरिया क्या है? तो थर्ड पार्ट में फंक्शन कैसा है? फंक्शन ऐसा ना, एक्स क्यूब है, ऐसा फंक्शन है ऐसा। और अगर आपसे बोला जा रहा है कि -1 से लेके 1 तक इवेलुएट करो, ये टोटल एरिया बताओ क्या होगी। तो साइन चेंज हो रहा है फंक्शन का, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे दिस रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रल -1 to 1 mod x cube dx, and that is equal to इंटीग्रल -1 से 0 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स। अब आंसर कर दो, माइनस बाहर निकाल दो, x4/4, ये -1 से 0 है और 0 से 1 में भी x4/4 होगा। अब इवेलुएट कर दो, क्या आया बोलो। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ बोलो, अपर लिमिट पर 0 माइनस लोअर लिमिट पर 1/4 प्लस अपर लिमिट पर 1/4 लोअर लिमिट पर 0। फाइनल आंसर आया 1/4 प्लस 1/4, दैट इज हाफ। जबकि अगर आप ये मॉड नहीं लेते और अगर आप डायरेक्ट इवेलुएट कर लेते ऐसे -1 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स, तो आंसर बेटा है x⁴/4 लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, तो अपर लिमिट पर वैल्यू 1/4 आती और लोअर लिमिट पर भी वैल्यू 1/4 आती और ये आंसर 0 आ जाता। आना भी चाहिए, क्योंकि ये जो
इतना पोर्शन में जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो, अगर मान लो ये एरिया ए है, समझ रहे हो ना, मान लो कि ये एरिया कितनी है, ए है, तो ये एरिया भी सिमेट्री से कितनी होगी, ए होगी। तो एक्चुअल एरिया तो 2a है, एक्चुअल एरिया तो 2a होनी चाहिए, बट इंटीग्रल का क्या कनेक्शन है, तो -1 to 0 x³ dx जो है वो एक्चुअली -a को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और 0 to 1 x³ dx जो है वो एक्चुअल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो -a और a ऐड होगा यहां पर, इसलिए 0 हो रहा है। तो साइन कन्वेंशन सबको समझ में आ गया? डेफिनेट इंटीग्रल का साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? अगर डेफिनेट इंटीग्रल का साइन कन्वेंशन समझ में आ गया तो उसके बाद देख दो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, या इसी को बोलते हैं न्यूटन लीबनिज फार्मूला। तो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस के बाद आप लिख देंगे न्यूटन लीबनिज फार्मूला। अब इसका मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, टाइम अननेसेसरी टेकअप करेगा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसको अलग से मैं दिखा दूं, करके दे दूंगा। आप सिंपली लिख दो इफ अ फंक्शन f(x) is continuous for all x belongs to ab such that its antiderivative or indefinite integral exist and it is given as capital Fx, then the integral fx dx from x equal to a to b, मतलब इन्होंने बोला कि स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल fx है, मतलब कैपिटल fx का डेरिवेटिव स्मॉल fx है। अगर ऐसा पता है तो इंटीग्रल a to b fx dx जो है, इंटीग्रल a to b स्मॉल fx dx जो है ये होता है कैपिटल FB ऐसे लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू b नेगेटिव कैपिटल Fx माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव कैपिटल Fx। a पर राइट लिमिट और b पर लेफ्ट लिमिट का डिफरेंस, बट बिकॉज हमने बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और डेरिवेबल है कैपिटल Fx, तो जो लिमिट होगी वही वैल्यू होगी, तो इसी को हम लिख सकते हैं कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA। इसी को बोलते हैं न्यूटन लीबनिज फार्मूला। जिसको आप लोग हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल में इस्तेमाल करते हो। अभी विदाउट प्रूफ मैंने ये डिस्कस किया कि आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आने वाले जितने क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है इसका प्रूफ में पूरा LMVT भी इन्वॉल्व है और बहुत सारी बातें भी इन्वॉल्व है, तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं एग्जैक्टली, सिर्फ ये रिजल्ट को याद रखो। तो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मैंने ऐसा बोला कि इवैल्यूएट इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स डी एक्स 0 to π/2, तो आप क्या करोगे? तो आप इसका साइन क्यूब एक्स को क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं ट्रिपल साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 का इंटीग्रल 0 to π/2। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं जा रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं यूज कर रहा हूं। तो यहां से आ जाएगा जी 1/4 तो कांस्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रल में, इंडेफिनेट में बाहर आ जाएगा। अब फिर इसका इंटीग्रल क्या आएगा, तो एंटी डेरिवेटिव लिखो। तो 3 साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा?
तो -3 cos x, sin 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस cos 3x बाई 3। जब कभी कंफ्यूजन और डिफरेंशिएट करके देख लो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3 sin x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो -3 sin 3x, -sin 3x हो जाएगा, 3 कैंसिल होकर के, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये सेकंड थ्योरम जो है न्यूटन लीबनिज़ फार्मूले से इवेल्युएट करते हैं। करो इवेल्युएट, तो इवेल्युएट करते समय अपर लिमिट पर वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, π/2 पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1/4 तो दोनों में आएगा, इसलिए इसको अलग ही रखो। π/2 पर cos π/2 0, cos 3π/2 0, तो 0 + 0 0, माइनस लोअर लिमिट पर वैल्यू क्या आएगी, लोअर लिमिट पर तो 0 पुट करने पर तो ये आएगा -3 cos 0 is 1 एंड +1/3। सिंप्लीफाई करो तो क्या है भाई, बताओ, तो 3 - 1/3 इज 8/3, 8/3 इंटू 1/4 कितना आया, 2/3। चेक इट आउट। और इसी बात को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, क्रॉस वेरीफाई यूजिंग वॉलिस फार्मूला, याद है कुछ, वॉलिस फार्मूला क्या था, In इज इक्वल टू n-1 अपॉन n In-2, तो I3 क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू 2/3 I1, और I1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 sin x dx। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3, और ये तो आपको पता ही है कि sin x का एंटी डेरिवेटिव cos x होता है, माइनस cos x, और उसको 0 से π/2 करोगे तो 1 आएगा, तो वहां से भी वही आया देखो। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, ये भी समझ में आ गया, एरिया एज एन एंटी डेरिवेटिव समझ में आ गया, और एरिया का डेफिनेट इंटीग्रल के साइन के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आ गया। इतनी बातें मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। तो मैं क्वेश्चंस पे मूव करूंगा। तो पहले बहुत बेसिक सम्स ही देंगे, अभी कोई प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देंगे, फटाफट आप डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट करो। ठीक है जी, जैसे इसको वर्बली इवेल्युएट करो, 0 to π/2 sin x dx, 0, और याद भी रखना है इसको, इवेल्युएट दीज इंटीग्रल्स एंड मेमोराइज द रिजल्ट। अब देखो, ये रिजल्ट को याद रखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 0 to π/2 sin x की एरिया cos x की एरिया ही 0 to π/2 sin x या cos x के इंटीग्रल की वैल्यू होगी, क्योंकि सब फंक्शन पॉजिटिव है। तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये sin x है, और अगर मैं इस तरह से बोलूं तो ये cos x है। तो जो ये वाली एरिया है, ये एरिया, और जो ये वाली एरिया है, ये सेम है, और ये एरिया क्या होगी, तो इंटीग्रल 0 to π/2 sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 cos x dx, एंड इट इज इक्वल टू, जैसे cos को इंटीग्रेट करो, cos का एंटी डेरिवेटिव साइन होता है, तो sin x इवेल्युएटेड 0 to π/2, दैट इज sin π/2 इज 1 - 0, तो ये 1 यूनिट है। और ऐसे और भी कुछ इंटीग्रल्स हैं जिनकी वैल्यू 1 यूनिट आती है, जैसे वो भी मैं लिख दे रहा हूं, आप मेंशन करो, इसको याद रखना, -∞ से 0 e raised to the power x dx,
0 से इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, 0 to 1 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स मॉड, ये भी 1 ही आता है। कोई ये कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे इसको करो तो ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स आएगा, तो ई टू द पावर एक्स और इवेल्युएट करो 0 माइनस इन्फिनिटी से 0, तो 0 पर वैल्यू 1 होगी और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, तो ये भी 1 आएगा। तो ये भी आपके दिमाग में पिक्चर के फॉर्म में रहना चाहिए कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई रेज टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। तो जो ये वाली एरिया है, ये एरिया, ये इन्फिनिटी तक, ये भी 1 है। और इसी तरह से जब ई की पावर माइनस एक्स की बात करते हैं तो ऐसे ऐसे, तो ये एरिया भी वही होती है। जब आप log x की बात करते हैं, log x ऐसे, ये एरिया भी वही होती है, सेम। क्योंकि बेसिकली क्या है, ये e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स तो मिरर इमेज है y एक्सिस में, तो मिरर इमेज करने से एरिया नहीं चेंज होगी। और log x जो है ln x, अगर y है तो x क्या है, e की पावर y है, तो ये e की पावर y फंक्शन है और माइनस इन्फिनिटी से 0 ले रहे हैं y की वैल्यू, या x की वैल्यू 0 से 1 ले रहे हैं, एक ही बात है। तो ये सारी एरिया भी यूनिट एरिया होती है। तो 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट एरिया किसकी किसकी हुई, ये मैंने आपको बताया, ये और ये और ये और ये। तो क्वेश्चंस में इसका अगर आपके दिमाग में रहेगा तो इट विल बी क्विक टू अराइव एट द आंसर। अब जैसे साइन क्यूब, साइन 4, ये सब है तो वॉलिस फॉर्मूला यूज करना, वो सबसे आसान है आपको करने के लिए। तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी समझ में आ गया। आप सीधे सीधे क्वेश्चंस करो थोड़ा प्रैक्टिस में जल्दी से। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो फर्स्ट का बी पार्ट और ए पार्ट करके बताओ। सेकंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसको कर लिया, तो इसको अभी आप स्किप कर दो। फर्स्ट का ए एंड बी पार्ट, क्विक आंसर बोलो। 0 to π/4 cos स्क्वायर एक्स, तो इसको आपने लिखा cos स्क्वायर को लीनियर बनाया, तो 1 प्लस कोसाइन 2x बाई 2 इज cos स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हाफ टाइम्स इंटीग्रल 1 प्लस कोसाइन 2x 0 से π/4। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रल करो, तो आपको मिलेगा 1 का इंटीग्रल x, cos 2x का इंटीग्रल, कोसाइन 2x का इंटीग्रल क्या हुआ, साइन 2x बाई 2, साइन ऑफ 2x बाई 2, और उसको हमने इवेल्युएट किया कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स क्या है 0 to π/4 और इसका 1/2 टाइम्स। अब इवेल्युएट कर लेते हैं, चलो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को अपर लिमिट पर इवेल्युएट करते हो तो आएगा हाफ टाइम्स, हाँ जी बोलो, π/4 प्लस साइन 2 π/4, साइन π/2 इज 1 हाफ,
अपर लिमिट पर ये वैल्यू है, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, 0 पर 0, ये भी 0। तो फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर आया, इसको हाफ को 2/4 कर दो तो पाई प्लस 2/8। दिस इज सो मच स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये हमेशा एरिया के ही फॉर्म में आएगा। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। मतलब आपको क्या करना है, आपको पहले इंडेफिनिट फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, फिर सेकंड थ्योरम जो आपको बताया गया कैलकुलस का सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, लीबनिज न्यूटन लीबनिज फार्मूले से उसको इवैल्यूएट करना। ऐसे ही बी पार्ट करो, तो बी पार्ट इवैल्यूएट करके बताओ। बी पार्ट में बोला गया इंटीग्रल हमें चाहिए, किसका चाहिए? एक फंक्शन दिया हुआ है 1/1 प्लस कॉस एक्स, और इसको इवैल्यूएट करना है कहां से कहां तक? हाँ जी, तो क्या आया? अब देखो, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करो तो दो तरीके होंगे। एक तरीका जो है, जो मैं बोलूंगा अवॉइड करो अभी, जैसे अब 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और फिर इसको लिख दिया आपने कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स कॉसेकेंड एक्स। ये अवॉइड करो। ये अवॉइड करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं, बिकॉज जब आप ऐसे करोगे ना, देखो तो 0 और पाई/2, कॉसेकेंड एक्स 0 पर डिफाइंड नहीं, कॉट भी डिफाइंड नहीं है, तो ये आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल के फॉर्म में जाएगा, इसलिए इसको नहीं करो। क्या करना है अभी, क्या करना है अभी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको ऐसा करो, डिनोमिनेटर को हाफ एंगल में ले जाओ, 0 टू पाई/2, और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो ये बन जाएगा हाफ सीकेंड स्क्वायर x/2, और ये किसका डेरिवेटिव है? tan x/2 का। तो ये बेसिकली आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई/2 डिफरेंशियल ऑफ tan x/2 है। तो ये बेसिकली आएगा टेंजेंट x/2 को इवेल्युएट करना है, कहां से कहां तक करना है? 0 से लेके पाई/2 तक। करो, बताओ आंसर क्या आएगा? तो पाई/2 पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो tan पाई/2/2 पाई/4 1, टेंजेंट पाई/4 माइनस टेंजेंट 0, तो आंसर आएगा 1 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये मेथड 1 है जो मैंने करके दिखाया आपको, और मेथड 2 जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के फॉर्मेट में, ये अभी आप अवॉइड करोगे। ठीक है, जो लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इवेल्युएट करो।
cos x को लिखा आपने 2 cos square x by 2 minus 1, तो ये आ गया √2 टाइम्स cos x by 2। मॉड cos x by 2 आएगा, बट डेफिनेटली इस इंटरवल में मॉड cos x by 2 cos x by 2 ही होगा, क्योंकि cos x by 2 पॉजिटिव है। इसके बाद क्या करें? cos x by 2 का इंटीग्रल, तो साइन का डेरिवेटिव cos, cos का इंटीग्रल साइन, तो cos x by 2 का इंटीग्रल क्या होगा बोलो? तो कोसाइन ऑफ x by 2 का इंटीग्रल होगा 2 sin x by 2। वेरी करेक्ट। तो हमने लिखा 2 sin x by 2, और बाहर में एक √2 तो था ही, तो 2√2 अलग रखो, और sin x by 2 को इवेल्युएट कर लो। कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। क्या आंसर आया बोलो भाई? अपर लिमिट पर sin π/4 होगा, sin π/4 इज 1/√2, और लोअर लिमिट पर 0 हुआ, तो फाइनल जो आंसर आया वो आया 2 यूनिट। मैच कर रहा है आंसर सबका? अगले पार्ट पे जाओ, बी पार्ट, सी पार्ट। जिसका डी हो जाए वो ई का भी आंसर कर दे। कॉट इनवर्स का इंटीग्रल चाहिए, कैसे करेंगे? बाय पार्ट लगा दे। तो अप्लाइंग बाय पार्ट, पहले तो हम लोग इंडेफिनिट फॉर्म में तो आएगा फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सेकंड लेंगे और इसको फर्स्ट लेंगे, तो एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स, तो माइनस का प्लस इंटीग्रल x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो भी आएगा इसका हम इवेल्युएशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक? -1 से -1/√3। बाद में लिखेंगे इसको, अभी हम कुछ नहीं कर रहे। अब क्या लिखेंगे? तो फाइनली ये आया तुम्हारा x कॉट इनवर्स x प्लस लॉग, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, यहाँ 1/2 इंटू 2 कर देना, तो ये हाफ लॉग 1 प्लस एक्स हो, नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको आप इवेलुएट कर लो न्यूटन लीबनिज रूल से, -1 से लेके -1/√3 पे। आंसर बोलो क्या है? अपर लिमिट पर वैल्यू क्या आएगी? -1/√3 पर, -1/√3 एक्स की वैल्यू है, कॉट इनवर्स -1/√3 प्लस हाफ 1 + 1/3 4/3 लॉग 4/3। अभी अपर लिमिट पर आया, माइनस लोअर लिमिट पर क्या आएगा वो देखो, -1 पुट करेंगे, तो माइनस कॉट इनवर्स -1 प्लस हाफ log 2 नेचुरल log 2। अब दो बातें ऑब्जर्वेबल हैं, एक तो ये है कि आप कॉट इनवर्स के बारे में जानते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x।
इससे अगर आपको कोई बोले कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 क्या है, तो आप लिख सकते पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, दैट इज पाई/3। कॉट पाई/3 1/√3 होता है, तो ये 2 पाई/3 होगा। डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। कॉट इनवर्स -1 क्या होगा, कॉट इनवर्स -1 जो होगा वो हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 पाई/4, दैट इज 3 पाई/4। तो कीपिंग दोज थिंग इन माइंड, ये आएगा तुम्हारा पहला वाला आ गया 2 पाई/3, तो -2 पाई/3√3, और ये log 4/3 है, तो हमने इसको प्लस हाफ log 4/3 रखा, माइनस हाफ log 2, और ये कॉट इनवर्स -1 3 पाई/4 है, तो -3 पाई/4, ये माइनस और माइनस प्लस 3 पाई/4, तो नेट वैल्यू है 3 पाई/4 -2 पाई/3√3, और प्लस हाफ log a माइनस log b इज log a/b, हाफ log 2/3। दिस इज द आंसर। तो और फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा पाई कॉमन ले लेना यहाँ से, तो ये दोनों में से पाई कॉमन फैक्टर लिख लेना, और इसको ऐसे लिख देना 3/4 -2/3√3 टाइम्स पाई प्लस हाफ log 2/3। तो कैलकुलेशंस भी कहीं पर करने पड़ सकते हैं, उसको आप अवॉइड नहीं करेंगे, फटाफट प्रॉम्प्टली उसको वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, बाई पार्ट लगाना पड़ सकता है, उसमें भी ऐसा नहीं कि बाई पार्ट लगाने के लिए कुछ और सोचने लगे, हालांकि आगे चल के कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जहां पर बाई पार्ट का अवॉइड किया जा सकता है उनका इस्तेमाल करके। हाँ, एक और बात मुझे इसमें बतानी है कि जब आप इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं बाई पार्ट को, तो बाई पार्ट में समटाइम्स ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट ऑलवेज करेक्ट। करेक्ट तरीका तो यही होता है, बट इसी को ऐसे लिख देते हैं एक्स कॉट इनवर्स एक्स, और इसको हम जीरो से सॉरी -1 से लेके -1/√3 अलग से इवेलुएट कर लें, प्लस हाफ इसको आप 2x/1 + x² रखो, और ये लिमिट रख दो -1 से -1/√3। ये भी एक लिखने का तरीका होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं कर सकते। ये तब कर सकते हैं जब ये चीज फाइनाइट हो। अगर ये इन्फिनिटी वगैरह आ रहा है तो नहीं कर सकते, क्योंकि तब इन्फिनिटी आ रहा होगा तो ये भी इन्फिनिटी आ रहा होगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ इंडिटर्मिनेट टाइप का केस बन जाएगा, तो वहां पर ऐसा नहीं कर सकते। वहां पर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ये इवेलुएट करके, और फिर लास्ट में उसको लिमिट लेनी पड़ेगी, अपर लोअर लिमिट की। तो बी हो गया, ए हो गया, सी डी ई, आंसर करो क्विक। ये तो स्ट्रेट अवे था, 1/1 + x² का इंटीग्रल क्या है, tan इनवर्स x, तो इसको तो सबने इवेलुएट कर लिया होगा, 0 to 1, तो आया tan इनवर्स 1, दैट इज पाई/4 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0, तो आंसर आ गया पाई/4। डी और ई कैसे करेंगे,
डी पार्ट और ई पार्ट कैसे करेंगे बेटा? तो बिकॉज इंटीग्रेट करना नहीं है, तो विदाउट इंटीग्रेशन का मतलब है हमें ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस यूज करना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल का। और डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या है? एरिया। तो अगर मैंने बोला -2 से 2 इसका इंटीग्रल करो, तो आप -2 से 2 पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाओ। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ तो आप में से हर एक को पता ही है। 0 से 1 में x है, 1 से 2 में x -1 है, और -1 से 0 में x +1 है, और उसके पहले ऐसा। ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। राइट साइड ओपन, लेफ्ट साइड क्लोज्ड। ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, 1 है, 2। अगर आपको इंटीग्रल इवेल्युएट करके निकालना है, तो इवेल्युएट करके निकालने का तरीका तो ऐसा होगा, -2 से -1, ये x +2 dx हो जाएगा। x माइनस जिंट x, तो जिंट x -2 होता है, तो x -2, तो x +2 dx हो जाएगा। फिर -1 से 0 x +1 dx हो जाएगा। फिर 0 से 1 x dx हो जाएगा। फिर 1 से 2 x -1 dx हो जाएगा। फिर इवेल्युएट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअली फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो वी आर गेटिंग आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस एरिया। ये एरिया चाहिए हमें। ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए पूछी जा रही है। अब ये एरिया तो सबसे आसानी से निकाल सकते हैं ना, तो इट इज, ये कितना है? 1 यूनिट है, और ये भी कितना है? 1 यूनिट है। ये 1 है, ये 1 है, तो टोटल एरिया क्या है? फंक्शन पॉजिटिव है, तो एरिया और डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी। टोटल एरिया क्या आएगी? तो 4 टाइम्स हाफ इंटू बेस इज 1 है, हाइट इज 1, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाफ, that is 2 स्क्वायर यूनिट। और यहां से भी पूरा इंटीग्रल करोगे ना, तो भी वही आंसर आएगा। x² / 2 + 2x को इवेल्युएट करो -2 से -1, फिर x² / 2 + x को इवेल्युएट करो -1 से 0, फिर x² / 2 को इवेल्युएट करो 0 से 1, फिर x² / 2 - x को इवेल्युएट करो 1 से 2, और फिर सारा सम करोगे तो ये भी 2 ही आएगा। करके देख लेना। तो ये भी हो गया, इसी तरह से ये वाला भी हो जाएगा। क्या आंसर है बताओ जरा तो इसका। बी पार्ट, ई पार्ट का आंसर बोलो सभी लोग। तो ई पार्ट के आंसर में 1 - x का मॉड का ग्राफ बनाओ और उसकी एरिया निकालो। तो 1 - x फंक्शन तुम्हारा ऐसा होगा, मॉड x का ग्राफ शिफ्ट हो जाता है 1 यूनिट, ऐसा। मॉड x -1, मॉड x -1, मॉड 1 - x एक ही बात है। ये 1 है, ये 0 है, और यहां कहीं 2 होगा। तो हमें ये एरिया चाहिए, ये वाली एरिया। तो ऑब्वियसली अगर कोई आपसे बोले कि 0 to 2 मॉड ऑफ 1 - x dx क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स
हाफ इंटू ये लेंथ कितनी है 1 और ये हाइट भी कितनी होगी 1, हाफ इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू हाफ दैट इज 1 यूनिट। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आप करके मुझे कल की क्लास में बता देंगे। एक क्वेश्चन है, इवेलुएट विदाउट इंटीग्रेशन ही करना है आपको, लिख दो विदाउट एक्चुअल इंटीग्रेशन इवेलुएट इंटीग्रल 0 to x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये आप एक्चुअली इंटीग्रेट करके और बता देंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग एंड कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो कुछ तो अभी थोड़ी देर में आपको एक स्केड्यूल दूंगा कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस का। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग इसी के आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन करके। और डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज है मेनली देयर आर 22 प्रॉपर्टीज है, वही समझनी है क्योंकि उसमें इंटीग्रेट करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे और कल से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे।